सॉरी, लाइट चली गई थी, लेक्चर अधूरा रह गया था। अपना वहीं से कंटिन्यू करेंगे कोर कॉन्सेप्ट से। तो पहला अपनों ने देखा कैश फ्लो, दूसरा हमने देखा पॉइंट नंबर 2 रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। तीसरा कॉन्सेप्ट आता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये तुम्हारे इस साल के सिलेबस में चैप्टर नंबर 3 है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अभी होता क्या है, तो बिजनेस के अंदर टाइम वैल्यू इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर। कैसे? पहले मैं छोटा एग्जांपल दूंगा, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा टाइम वैल्यू क्या है। तुम्हारे फादर मदर हमेशा आपको बोलते रहते होगे, बेटा हमने ये मकान आज से पहले लिया था 50,000 में लिया था, आज ये मकान 25 लाख का हो गया है, मकान की कीमत बढ़ गई। नो, ये अपना वहम है भाई। आपके पेरेंट्स ने जो मकान 50,000 का आज से 20 साल 25 साल पहले लिया था, तो भाई 25 साल पहले 50,000 की वैल्यू कुछ अलग थी। इसका मतलब क्या हुआ, 25 साल पहले जो 50,000 की कीमत थी आज वो 20 लाख हो चुकी है। कैसे डिटरमाइन होता है टाइम वैल्यू? आपके फादर हमेशा बोलते हो कि बेटा हम जब स्कूल जाते थे तो रुपया लेके जाते थे, तो फादर को पूछने का, फादर आप जब रुपया लेके जाते थे स्कूल में तो आप कितने समोसे खाते थे रिसेस में? तो आपके फादर बोलेंगे बेटा हम 3 समोसे खाते थे। कितने? 3। फिर सवाल करना है, पापा आप हमको 10 रुपए देते हो, कितने देते हो? 10 रुपए देते हो। पापा अभी अभी के टाइम में 10 रुपए का एक ही समोसा आता है। इसका मतलब हमारे जो दादाजी थे जो आपको 1 रुपया देते थे वो हमारे से ज्यादा देते थे। क्यों? क्योंकि उस समय 1 रुपए में 3 समोसे खाते थे, अब हम 10 रुपए में एक ही समोसा खाते हैं। समझ में आया टाइम वैल्यू क्या है? तो दिस इज कॉल्ड टाइम वैल्यू। तो देखो, not only in the concept of measuring return, cash flow important in financial management, but it is also the timing of the cash flow is important. Timing of the cash flow is important. जैसे एग्जांपल के तौर पे वही चीज बात करें, बेटा कल तक जो भी फी मेरे को पूरी कर देगा उसके मैं 1,500 रुपये माफ कर दूंगा। कल के दिन में जो मुझे पेमेंट कर जाएगा शाम तक उसके मैं 1,500 रुपये फी में माफ कर दूंगा, पूरा पेमेंट करेगा। तो कंडीशन क्या है कि भाई मुझे एक साथ 15,000 रुपये मिलेगा जो मुझे साल भर में मिलने वाला है, या मार्च या अप्रैल तक मिलने वाला है। तो कॉमन है 6 महीने पहले मिल गया, तो अभी मैंने जो 1,500 रुपये कम करे वो कुछ कम नहीं करे, मैंने एक जात की फॉर्मेलिटी की। क्यों? आगे आता है यू मे हियर द एक्सप्रेशन, एक कहावत है, अ रुपी टुडे इज वर्थ मोर देन रुपी टुमारो। यानी आज जो रुपये की कीमत है कुछ समय बाद वो रुपए की कीमत 1 रुपए से कुछ ज्यादा होगी। तो देखो कैश फ्लो which are to be received at some time in the future, say 1 year 2 year, have less value than cash received today। बहुत काम की चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, अंडरलाइन कर लेना कि जो पैसा आपको 2 बरस बाद या 3 बरस बाद मिलने वाला है तो उसकी कीमत आज जो पैसा मिलने वाला है उससे कम होगी। देखो कैश रिसीव टुडे can be reinvested in other investment to generate cash flow. They could at least be placed in deposit account to earn interest, thereby increasing their future value। सीधी सी बात है कि अगर मेरे मिस्टर मीनास पास से 20,000 रुपए लेने हैं तो मीनास भाई को मैंने 2 ऑप्शन दिए, बेटा आज तो मुझे 20,000 दे दे, या मीनास भाई ने बोला सर मैं 2 साल तक पूरे कर दूंगा। तो कॉमन आज जो 20,000 होगी उसकी कीमत ज्यादा होगी जो 2 साल बाद मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि वही 20,000 में आज इन्वेस्ट कर दूंगा तो 2 साल बाद ये 20,000 की कीमत 26 से 28,000 हो जाएगी। तो वही बताया कि जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट केस के अंदर रिलेटेड के डीलिंग करता है, केस रिलेटेड वर्किंग करता है, तो उसको केस फ्लो के साथ साथ टाइम वैल्यू भी देखना जरूरी है। क्लियर? क्लियर? समझ में आया टाइम वैल्यू क्या है? समझ में आया? पॉइंट नंबर 4 अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तक, ये भी इन्वेस्टर के पॉइंट पे क्या होनी चाहिए। टू अट्रैक्ट फाइनेंस फॉर हिज इन्वेस्टमेंट प्लान, अ फर्म मस्ट ऑफर इन्वेस्टर एन अट्रैक्टिव रेट ऑफ रिटर्न। सीधी बात है, इन्वेस्टमेंट करवाना है आपके बिजनेस में तो आप लोगों के इन्वेस्टर को रिटर्न अच्छा प्रोवाइड करना पड़ेगा। कैसा रिटर्न? तो रेट ऑफ रिटर्न विच इज कॉम्पिटिटिव विद द रेट ऑफ इन्वेस्टर कुड ऑब्टेन एल्सवेयर
और एन ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्वल रिस्क। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुमने बोला कि भाई मेरी कंपनी में मैं आपको 60% ब्याज पे पैसा दूंगा, आप मेरी कंपनी में डिपॉजिट करो। तो इन्वेस्टर क्या देखेगा, भाई कंपनी में 60% है तो बैंक वाले भी तो 60% ही दे रहे हैं ना। बैंक के अंदर 100% गारंटी है, सेफ्टी है, कंपनी में क्या गारंटी है। तो ये चीज आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि आपको आपका इन्वेस्टर को मोटिवेट ऐसे करना है, गाइड ऐसे करना है कि वो ऑल्टरनेटिव छोड़ के आपके यहाँ इन्वेस्ट करे। दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी एक ऑप्शन को छोड़ के दूसरे ऑप्शन में इंटरेस्ट लेना। रिमेंबर, यू कैन नॉट कंपेयर रिटर्न बिटवीन इन्वेस्टमेंट विदाउट कंपेयरिंग देयर रिस्क। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इन्वेस्टमेंट डिपेंड करता है तुम्हारे रिस्क एंड अनसर्टेनिटी पे। अब देखो फाइनेंस मैनेजर नहीं, अगर तुम इन्वेस्ट करोगे तो क्या सोचोगे, मैं पहले तुम्हारी सोच बताता हूँ, उसके बाद इसका जवाब देखते हैं। फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ कंपनी ए would be return given up by not investing in another company B। यानी इन्वेस्टर अगर कंपनी ए में इन्वेस्ट करना चाहता है, कंपनी ए में इन्वेस्ट करना चाहता है, कंपनी बी में नहीं करता, तो इसका मतलब क्या होगा कि कंपनी ए के कंपैरिजन में उसको कंपनी बी के कंपैरिजन में उसको कंपनी ए में कुछ बेनिफिट ज्यादा मिलता होगा, या सेफ्टी ज्यादा दिखती होगी, या रिस्क लेवल कम दिखता होगा। तो व्हेन रिस्क आर इक्वल, अब ये भी पॉइंट आ गया कि व्हेन रिस्क आर इक्वल, a investor is not going to forgo higher return in investment for one with lower expected return। जैसे मैंने बताया कि आपने बोला हम 60% ब्याज पे आपको पैसा देंगे, तुम हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, हम 60% आपको इंटरेस्ट देंगे। तो इन्वेस्टर वही बोलेगा कि भाई कंपनी में रिस्क है, कंपनी में रिस्क है, अब 60% तो बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई भी प्रोवाइड कर रही है, और बैंक में हमारा पैसा सेफ है, तो हम वहां क्यों ना लगाए। तो ये हो गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो द फर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न दैट द फर्म मस्ट पे टू इन्वेस्टर टू इंड्यूस का मतलब अट्रैक्ट करना, टू पार्ट विद देयर मनी। यानी फर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है कि इन्वेस्टर को कोई और जगह इन्वेस्ट करने के बदले अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी करना। Thus, cost of capital is the opportunity cost of the best investment alternative of equal risk available to investor. This opportunity cost of capital is the rate of return which should be used to test the firm investment decision. In short, investment which are expected to earn less then rate of return should be rejected। सीधी बात है। मगर मैं 6% ब्याज दे रहा हूं, मेरा कॉम्पिटिटर या तो बैंक वाले 60% ब्याज दे रहे, मैं कंपनी हूं, तो इन्वेस्टर कहाँ जाएगा, भाई बैंक में जाएगा ना, क्योंकि आपके वहां तो रिस्क भी है और रिटर्न भी कम है। मगर मैं 8% रिटर्न दे रहा हूँ, बैंक वाले 60% दे रहे, तो इन्वेस्टर सोचेगा कि भाई बैंक में रिस्क नहीं है, इसके लिए 60% है, तौसीफ भाई की कंपनी में थोड़ा रिस्क है मगर रेट ऑफ रिटर्न भी ज्यादा है। तो इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, यानी इन्वेस्टर को कैसे अट्रैक्ट करना कि वो अपना इन्वेस्टमेंट दूसरी जगह के बदले आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करे। क्लियर। पॉइंट नंबर 5, वैल्यू। ये डिटेल में जाने जैसा पॉइंट नहीं है। The process of value creation is the important force behind financial management and creating wealth for the shareholder by increasing the value of their investment in the business is the central goal of finance and management. This goal is the focus of all financial decision। यानी अगर आपके बिजनेस की वैल्यू ज्यादा है, आपके बिजनेस की नेटवर्थ ज्यादा है, तो ऑब्वियसली आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा ही आएगा। It will not possible for a manager to create value for shareholder without undertaking how investment, cash flow, return, टाइमिंग एंड रिस्क। यानी देखो ऊपर के चारों 4 पॉइंट कवर हो गए, इन्वेस्टमेंट, कैश फ्लो, टाइमिंग एंड द रिस्क इन्वॉल्व इन इट। यानी चारों 4 पॉइंट को प्लस करोगे तो आपके बिजनेस की कोई पर्टिकुलर वैल्यू तैयार होगी। There is an intimate connection between concept outlined above and central concept. The concept of cash flow, their time value, their risk
आर लाइक द स्ट्रैंड विच वीव टुगेदर द फैब्रिक ऑफ वैल्यू। यानी कॉमन कपड़ा सीना है तो मशीन भी चाहिए, डोरी भी चाहिए, बटन भी चाहिए ना, सब कुछ चाहिए। तो इसी तरह अगर आपकी बिजनेस की वैल्यू बढ़ाना है तो आपको इन्वेस्टमेंट भी करवाना पड़ेगा, इन्वेस्टर को रिस्क भी अफोर्ड करना पड़ेगा, उनको कैश फ्लो भी देना पड़ेगा और आपके बिजनेस का बेनिफिट भी बताना पड़ेगा, तो ही आपकी कंपनी में कोई इन्वेस्ट करेगा। इसको डिटेल में जानने की जैसा पॉइंट नहीं है। यहाँ पे तुम्हारा कोर कॉन्सेप्ट कवर होते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका यूनिट 1 चैप्टर नंबर 1 कवर हो जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फाइनेंस फंक्शन, वो तो अब तुमने देखा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। ऑर्गेनाइजेशन का फंक्शन क्या है रिगार्डिंग फाइनेंस? Financial decisions are important. It is therefore essential to set up efficient organization for financial management function. बताया गया, सीधा जा गया, आपकी जिम्मेदारी है कि आपको आपका मैनेजमेंट ऐसा रखना है कि आपके बिजनेस में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए, इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड, इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर या तो शेयर्स या किसी भी तरीके से। Since finance is an important area, the responsibility for carrying out financial management lay with the टॉप मैनेजमेंट। किसकी जिम्मेदारी है? टॉप मैनेजमेंट, तो उनका ही काम है ना अरेंज करना। मिडल वाले तो ऑर्डर करेंगे, लोअर लेवल वाले एक्चुअल वर्क करेंगे। दैट इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कौन आते हैं टॉप मैनेजमेंट? बीओडी, मैनेजर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हावेवर the exact nature of organization of financial management differ from firm to firm depending upon size of the business, type of the business, ability of the business, function of the business, nature of the business, and आपका business कैसा है उसके ऊपर से आपका finance function determine होता है। Similarly, the designation of chief executive of finance department also varied इन डिफरेंट फ्रॉम, यानी जैसा बिजनेस होगा उसके हिसाब से फाइनेंस मैनेजर अपना काम करेगा। इन सम केस दे आर नोन एज फाइनेंस मैनेजर, इन सम केस दे आर नोन एज वाइस प्रेसिडेंट, इन सम केस दे आर नोन एज डायरेक्टर, इन सम केस दे आर नोन एज फाइनेंशियल कंट्रोलर, इन सम केस दे आर नोन एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। यानी जैसा बिजनेस होगा उसके हिसाब से तुम फाइनेंशियल मैनेजर को डेजिग्नेशन को अपॉइंट करो। वो कोई भी हो सकता है, चाहे कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हो, एग्जीक्यूटिव हो, डायरेक्टर हो, मैनेजर हो, फाइनेंशियल ऑफिसर हो, फाइनेंशियल कंट्रोलर हो, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो, कोई भी हो। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिपोर्ट डायरेक्टली टू द टॉप मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किसको रिपोर्ट करता है? टॉप मैनेजमेंट को, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी यही होती है। क्लियर? समझ में आया? Various sections with the financial management are handled by manager which are known as controller और treasurer। ध्यान रखने वाले, पैसों का हिसाब किताब रखने वाले, फाइनेंस को मैनेज करने वाले। The job of chief executive does not cover only routine expense of finance and accounting, but as a member of top management, he is closely associated with monitoring and formulating different policy as well as decision making। यानी जो टॉप लेवल होते हैं उनका काम खाली फाइनेंस को देखना करना नहीं होता, फाइनेंस को देखने के साथ साथ कौन सी पॉलिसी बनानी है, कौन से टर्म्स बनाने, कौन से रूल्स बनाने, तो ये सब चीजों पे भी ध्यान देना जरूरी है। तो अब देखते हैं ट्रेजरर किसको बोलते हैं। अपने ने पढ़ा दो लोग होते हैं, कंट्रोलर होता है, एक ट्रेजरर होता है। तो दोनों के फंक्शन देखते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ ट्रेजरर आर रिलेटेड विद फाइनेंसिंग एक्टिविटी। वर्ड ध्यान देना, एमसीक्यू में आ सकता है। जैसे ऑब्टेनिंग फाइनेंस, कहाँ से फाइनेंस ऑब्टेन करना है, बैंक के साथ कैसे रिलेशन रखने, इन्वेस्टर के साथ कैसे रिलेशन रखने, शॉर्ट टर्म फाइनेंस किसको बोलते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस कैसे रखना है, रिसीवेबल मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए, इंश्योरेंस कैसा होना चाहिए। तो ये सब चीज फाइनेंसिंग एक्टिविटी के रिलेटेड जो भी काम रखता है उसको ट्रेजरर बोलते हैं। अकाउंटिंग लैंग्वेज में उसको चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के नाम से भी कहा जाता है। इन द फंक्शन ऑफ कंट्रोलर आर रिलेटेड विद अकाउंटिंग। जो कंट्रोलर होता है फाइनेंस को सिर्फ कंट्रोल करता है, उसका काम क्या होता है? अकाउंट को हैंडल करना। जैसे फाइनल अकाउंट है, इंटरनल ऑडिट है, एक्सटर्नल ऑडिट है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, बजट बनाना, उसके हिसाब से प्लानिंग करना,
अपने बिजनेस को इवोल्यू करना, बिजनेस की पॉलिसी तैयार करना, बिजनेस में फाइनेंस की नीड का पैदा करना। तो ये तुम्हारा हो गया कोर फंक्शन। यहाँ पे आपका यूनिट 1 अवर होता है और यहाँ पे सब क्वेश्चन दिए कि यूनिवर्सिटी में कैसे क्वेश्चन पहले सालों में पूछे गए हैं। समझ में आया? यहाँ पे तुम्हारा अकाउंट का फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपलसरी सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1 अवर होता है। क्लियर? समझ में आया?